जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? चलते हैं बेहतरीन सी क्लास की। और याद रखना बेटा, साइंस का ना आज से जो डर बैठा है ना आपके अंदर, उसको खींच कर निकाल कर ऐसे फेंक दूंगा और मजा आ जाएगा। कंटेंट वो पढ़ाऊंगा ना जिससे सिलेक्शन होगा। क्या कंटेंट वो पढ़ाऊंगा जिससे सिलेक्शन होगा। मैं बार बार कहता हूं बेटा, बढ़िया तरीके से चीजों को पढ़ोगे तब जाकर ही जीवन में कुछ होगा, क्योंकि क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। इस बात को भी आप समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर साइंस जो ऐसा सब्जेक्ट है ना बेटा, हर एक चीज दूसरी चीज से लिंक है, हर एक चीज दूसरी चीज से लिंक है। इसलिए आपको सारी चीजों को क्रम से पढ़ना पड़ेगा, डेली क्लासें लेनी पड़ेंगी, तब जाकर आपको जो ग्रोथ देखने को मिलेगा तो अपर लेवल होगा। आप चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे आर्मी की तैयारी कर रहे हो, जहां जहां साइंस आती है ना, साइंस का सुपड़ा साफ कर देंगे। क्या साइंस का सुपड़ा साफ कर देंगे? लेवल यहाँ पर, यहां से लेकर चलेंगे, एग्जामिनर ये देगा और अपन लोग ये लेकर चलेंगे। लेवल का स्तर इतना बेहतरीन रहने वाला है ना। तो बेफिक्र होकर बढ़िया तरीके से जुड़ो और बढ़िया तरीके से पढ़ो, फिर देखो मजा क्या इतना बेहतरीन आता है ना। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न जानदार शानदार तरीके से इसका पोस्टमार्टम करेंगे और बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाएंगे। इसको बताइए, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? हड्डी को जानने से पहले इसका कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। अगर बात करें मानव शरीर की, अगर बात करें मानव शरीर की, किसकी? मानव शरीर की बात करें, किसकी बेटा? मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर की बात अगर हम करें तो मानव शरीर में कंकाल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कंकाल। तो मानव शरीर में जो कंकाल होता है दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है कंकाल? कहना सर दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। पहला होता है बेटा आपका वाह कंकाल, वाह कंकाल, वाह कंकाल। और दूसरा होता है आपका आंतरिक कंकाल। दूसरा कौन सा होता है? आंतरिक 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 कंकाल। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है? आंतरिक कंकाल। अच्छा, मन में कभी विचार आया कि सर वह कंकाल क्या होता? मन में विचार आना चाहिए, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर कि वह कंकाल क्या होता। तो बेटा समझो, वह कंकाल वह कंकाल होता है जो बाहरी रूप से होता है, उसको वह कंकाल बोला जाता है। जैसे कि आपके सामने मैं बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल रखूं। एग्जाम्पल देखो, चींटी। क्या? चींटी। चींटी की जगह चिंटा करो। क्या? चिंटा। चिंटा, चिंटा को आपने देखा होगा, उसके ऊपर भी वह कंकाल होता। कॉकरोच के ऊपर भी वह कंकाल होता। आपने देखा होगा कॉकरोच को जब कभी कभी हम मारने के लिए जाते, क्या मारने के लिए जाते तो गुम्मा लेकर उसको ऐसे मारते हैं, तो कुछ टाइम के लिए ऐसे हो जाएगा। क्या? ऐसे हो जाएगा। ऐसे होने के बाद उसके बाद तुरंत तुरंत जैसे ही गुम्मा हटाएंगे तुरंत वो भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर बाह्य कंकाल की लेयर थी, जिसके कारण जो भी आपने बल लगाया वो बाह्य कंकाल में डाइवर्ट हो गया। इसलिए उनमें क्या पाया जाता है? बाह्य कंकाल पाया जाता है। एग्जाम्पल मैंने जैसे चिंटा बताया, चिंटे को आप कभी लेना और लेने के बाद ऐसे ऐसे मसील के देखोगे तो उसमें कुट कुट चुरचुराने जैसी आवाज आएगी। क्या? चुरचुराने जैसी आवाज आएगी। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर कैसे होता है? वह कंकाल होता है, आंतरिक कंकाल नहीं होता है। क्या? वह कंकाल होता है, आंतरिक कंकाल नहीं होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। जबकि अगर हम बात करेंगे आंतरिक कंकाल की, तो आंतरिक कंकाल किन में होता है? मानव में होता है। किन में होता है? मानव में होता है। और जीव जंतुओं में होता है। जीव जंतुओं में होता है। इस बात को याद रखेंगे बढ़िया तरीके से। यानी मानव में तो होता ही है, प्लस जीव जंतुओं में। अच्छा, अगर हम आपसे पूछे, सीधा सा कॉन्सेप्ट पूछे कि बताओ हम कौन है, ह्यूमन कौन है, तो बेटा हम भी जीव जंतु ही तो हैं। क्या? हम भी जीव जंतु के अंतर्गत तो आते हैं। इस बात को भी बढ़िया तरीके से आप लोग याद रखेंगे कि हम भी एक जीव जंतु ही हैं। बस हमारी विशेषता क्या है कि हमारा जो ब्रेन है वो बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है। हम चीज़ों को समझ सकते हैं, चीज़ों को सोच समझ कर चीज़ों को कर सकते हैं, निर्णय बढ़िया से ले सकते हैं, हमें अच्छे बुरे का चीज़ों का पता है। ठीक है ना। इसके अलावा हर एक जानवर की अपनी अपनी विशेषता है। जैसे कुत्ते के पास सूंघने की विशेषता, बिल्ली के पास देखने की विशेषता है ना। तो सबके पास अपनी अपनी विशेषता है। मानव की बात करेंगे तो मानव में भी कौन सा कंकाल पाया जाता है? आंतरिक कंकाल पाया जाता है। कौन सा बेटा? आंतरिक कंकाल पाया जाता है। आपने देखा होगा हमारे अंदर हड्डियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? हड्डियां पाई जाती हैं, जिसमें क्या क्या है? जैसे पसलियां हैं, पसलियों के अंदर क्या है? हाड़ बना है। क्या? पसलियां हैं, हड्डियां हैं, इनके अंदर क्या? आंतरिक कंकाल। बाहर से क्या है? मांस है। बाहर से क्या है बेटा? मांस है। हम लोगों में वह कंकाल नहीं पाया जाता। कौन सा कंकाल? आंतरिक कंकाल पाया जाता। लेकिन फिर एक बार जब हम ऑफलाइन में पढ़ा रहे थे बच्चों को, तो एक बच्चा कहने लगा, कहना सर फिर कछुआ जो है, क्या कछुआ जो है वो कौन से कंकाल का उदाहरण है? तो बेटा बता दें, कछुआ जो एकमात्र है वो बाह्य कंकाल, क्या वह आंतरिक दोनों कंकाल का उदाहरण है। वह आंतरिक आंतरिक दोनों कंकाल का उदाहरण है। क्या? दोनों कंकाल का क्या है बेटा? दोनों कंकाल का उदाहरण, दोनों कंकाल का उदाहरण है। इस बात को आप याद रखेंगे। यानी जो
कछुआ होता है वो बाह्य कंकाल भी और आंतरिक कंकाल भी। क्यों? क्योंकि जो कछुए की ऊपरी वाली लेयर होती है वो कैसी होती है? बाह्य कंकाल की होती है, जबकि उसमें अंदर जो होता है उसके हाथ हो गया, पैर हो गया, ये कौन से कंकाल का होता है? कहना सर ये जो होता है वो आंतरिक कंकाल का होता है। कौन से कंकाल का? आंतरिक कंकाल का होता है। आशा करते हैं चीजें समझ में आ गई होंगी। बस कॉन्सेप्ट इतना है कि हमारे शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। हड्डियों में अभी और पढ़ाऊंगा चीजों को। सबसे पहले मैंने कंकाल बता दिया, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है जिसमें हम हड्डियों को, सबसे ज्यादा हड्डी किसमें पाई जाती है, सबसे कम है ना हमारे शरीर में, युवावस्था में कभी, ये सारी चीजें बताऊंगा, चिंता नहीं करो आप लोग हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? कहना सर कौन नहीं जानता इस जग में? क्या कौन नहीं जानता इस जग में? ऑप्शन नंबर बी, इन स्टेपिस। क्या? स्टेपिस। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि ह्यूमरस, ह्यूमरस हड्डी की पूछूं तो ये कहां पाई जाती? देखो बेटा यहां से यहां तक हड्डी को ह्यूमरस बोला जाता, यहां से यहां तक की हड्डी को क्या बोला जाता? ह्यूमरस, रेडियन, अल्ला, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लिंजिंग। क्या? ह्यूमरस, रेडियन, अल्ला, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लिंजिंग, है ना। इस हाथ में, पूरे एक हाथ की बात करें, क्या एक हाथ की बात करें, एक हाथ की बात करें, एक हाथ में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 30 हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी हड्डियां पाई जाती हैं बेटा? कहना सर 30 हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है। टीबिया हड्डी कहां पर पाई जाती है? कहना सर टांग में। कहां पर बेटा? टांग में। टा से टीबिया और टा से टांग में। अच्छा फीमर स्टेपिस हड्डी कहां पर पाई जाती है? कहना सर कान में। कहां पर बेटा? कान में। इसको भी याद रखेंगे। फीमर हड्डी ये कहां पर पाई जाती है? जांग में। कहां पर बेटा? जांग में पाई जाती है। अगर एग्जामिनर पूछे कि बताओ हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, क्या सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सबसे बड़ी हड्डी कहना सर वो है फीमर। कौन सी बेटा? कहना सर वो हड्डी जो है वो फीमर हड्डी देखने को मिलती है। स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी, क्या सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? कहना सर स्टेपिस। कौन सी है? स्टेपिस। ह्यूमरस ये कहां पाई जाती है? कहना सर ये हाथ में पाई जाती है। कहां पर? हाथ में पाई जाती है। हाथ में पाई जाती है, इस बात को भी याद रखेंगे। टीबिया कहां पर पाई जाती है? टांग में पाई जाती है। आशा करते हैं क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न देखो, अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न कह रहा है कि बताइए त्वरण की इकाई क्या है? त्वरण की इकाई क्या है? कहना सर ये हम जानते हैं त्वरण की इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन सबसे पहले समझो इस चीज को। अगर मात्रक की बात करें, इकाइयों की, मात्रक की बात करें तो पहले के समय में क्या होता था कि अलग अलग जगह के अलग अलग मात्रक थे। जैसे कोई किलो को पाउंड में, है ना, पाउंड में लिख रहा था, है ना, अलग अलग तरीके से ये लिख रहे थे। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होना चालू हुआ, क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चालू होना प्रारंभ हुआ, जैसे एक देश से दूसरे देश व्यापार कर रहा है, दूसरे से तीसरे देश, जैसे कि मान लो अगर हम आपसे कहें हम दूसरे देश में व्यापार करने के लिए गए और हम उनसे कहें कि भाई साहब 1 किलो चीनी दे दो, तो उनको समझ में नहीं आएगी। या फिर वो वहां से आए और कहें कि 1 पाउंड चीनी दे दो, तो उन्हें हमें समझ में नहीं आएगी। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय बैठक के अनुसार आपको बता दें, ये जो बैठक हुई थी वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई। कहां पर बेटा? फ्रांस की एक राजधानी थी जिसका नाम है पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक बैठक हुई और उस बैठक में एसआई मात्रा को डिनोट किया गया और एसआई मात्रा को सर्वथा माना गया कि अब एसआई जो मात्रा है वो हमेशा चलेगा। क्या एसआई मात्रा के सर्वथा चलेगा, इस बात को याद रखेंगे। मात्रक के प्रकार बेटा 2 प्रकार का होता। कौन कौन सा? एक होता आधारी मात्रक। कौन सा? एक होता आधारी मात्रक। एक होता आधारी मात्रक और एक कौन सा होता? एक आधारी मात्रक और एक पूरक मात्रक। मात्रक। आधारी मात्रक क्या होता है जल्दी से बताओ, और पूरक मात्रक क्या होता है, दोनों को बता दो। ठीक है। अच्छा इसका जब कॉन्सेप्ट आएगा और जब मैं पूरी जब क्लास पढ़ाऊंगा आपको, फिजिक्स का पहले ही चैप्टर है ये, लेसन फर्स्ट का पहला चैप्टर, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना इसको, तो फिर बढ़िया तरीके से और चीजों को बताऊंगा और डीप ले जाऊंगा कि लंबाई को क्या कहते हैं, कितने मात्रक है ना। तो आधारी मात्रकों की संख्या कितनी है? कहना सर 7 आधारी मात्रकों की संख्या है। इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। क्या 7 आधारी मात्रक है? इस बात को बढ़िया तरीके से याद रखेंगे। तो यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है। ये मात्रक निकालना मैं भी सिखा दूंगा, कहीं कोई समस्या नहीं है। अगर वो पूछे त्वरण का फॉर्मूला, क्या आप मुझे त्वरण का सूत्र बता दो बेटा, त्वरण का? कहना सर मुझे पता है। क्या त्वरण को ए से डिनोट किया जाता है? किससे? ए से। तो ए बराबर वी माइनस यू अपॉन में टी। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए बराबर वी माइनस यू अपॉन
टी। इस बात को बढ़िया तरीके से आप याद रखेंगे। इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हैं, त्वरण को निकाल सकते हैं। किसको निकालेंगे, कहना सर त्वरण को निकाल सकते हैं। इस बात को याद रखेंगे। चलते हैं डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना, है ना, ये खोज किसने करी, डीएनए की खोज। समझो बेटा, देखो डीएनए की बात करें, किसकी, डीएनए की बात करें तो डीएनए की खोज एक व्यक्ति थे जिनका नाम था क्या, कहना सर वाटसन एंड क्रिक। क्या नाम था बेटा, वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एंड क्रिक नाम के जो व्यक्ति थे, इनके द्वारा डीएनए की खोज करी गई। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, कहना सर डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। क्या, कहना सर डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, एक बार बोलो, रिपीट इधर रिपीट करो, डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, है ना, डीएनए का फुल फॉर्म होता है। जबकि आरएनए की बात करें, कहना सर राइबोस न्यूक्लिक एसिड। क्या बोलेंगे, राइबोस न्यूक्लिक एसिड के नाम से इसको जानते हैं। इस बात को भी बढ़िया तरीके से याद रखेंगे। कहना सर डीएनए दिखता कैसे है, तो देखो बेटा डीएनए कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है। क्या मिलता है, इस प्रकार का देखने को मिलता है। ये जो मैं डॉट डॉट बना रहा हूं, ये क्या है सर, बेटा ये क्या है, जीन है। क्या है, जीन है। कभी आपके मन में विचार आया कि हमारे जो माँ होती है, माँ के घर में एक बेबी पलता है, क्या, माँ के घर में एक बच्चा पलता है, तो माँ के गर्भ में वो बच्चा कैसे पनप रहा है, ये कैसे पता चलेगा, कि मतलब ये कैसे पता चलेगा कि दो ही आंख बननी है, दो की जगह तीन बनाते भाई, है ना, दो ही हाथ बनाने हैं, दो की जगह तीन बन जाए हाथ। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कैसे पता चलती है, ये डीएनए से पता चलती है। डीएनए समझ लो कि एक मेमोरी कार्ड है। क्या, एक मेमोरी कार्ड है। कॉपी पेस्ट हमारे अपने माता पिता से हमें डीएनए मिला, उसको कॉपी कर दिया, माता पिता से कॉपी किया और हमें पेस्ट कर दिया। अब हमारे बाद जो अगली संतान जन्म लेगी, उसमें फिर करेंगे कॉपी पेस्ट। क्या, कॉपी पेस्ट, यानी दो आंखें बनानी है, एक मुंह बनाना है, एक नाक बनानी है, दो कान बनाने हैं, दो हाथ बनाने हैं और दो पैर बनाने हैं। इस तरीके से बना देना है डीएनए में। डीएनए में ये सारे इन्फॉर्मेशन फीड है कि भाई, ये सारी इन्फॉर्मेशन फीड है कि आपका शरीर कैसा होगा, आप कैसे होंगे, है ना, ये सारी इन्फॉर्मेशन डीएनए में ही डोनेट रहती है। इसको जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है, जीन पाया जाता है। याद रखिएगा इस बात को। डबल एक्सिकल मॉडल या डबल स्टैंडर्ड या द्विकुंडलीय संरचना, यानी पहला और ये दूसरा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल हेक्सिकल मॉडल, या पर आप कह सकते हैं द्विगुणित संरचना। क्या कहते हैं, द्विकुंडलीय संरचना के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस बात को भी याद रखेंगे। डीएनए की खोज किसने करी, कहना सर डीएनए की खोज वाटसन एंड क्रिक नाम के व्यक्ति थे, उनके द्वारा करी गई थी। आरएनए कैसे दिखता, मन में विचार आना चाहिए, सर डीएनए तो आपने दिखा दिया लेकिन आरएनए का पता नहीं। तो देखो बेटा, क्या देखो पता, देखो यहां पर अगर हम यहां पर केवल और केवल एक लाइन बना देंगे, ये क्या है, आरएनए है। ये क्या है, ये बन गया आरएनए। क्या बन गया, आरएनए। यानी डीएनए के आधे भाग को, क्या, डीएनए के आधे भाग को अगर हम मिटा दें, डीएनए के आधे भाग को अगर हम हटा दें, तो ये जो आधा भाग बचेगा उसको क्या बोलेंगे हम, कहना सर उसको हम आरएनए बोलेंगे। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, है ना। बताओ मेंडल ने क्या किया, न्यूटन चाचा ने क्या किया, ये भी बता दो जल्दी से। डार्विन ने क्या किया था, ये भी बताओ, बढ़िया से बताओ, आराम से चिल रहो। देखो मैं बार बार कहता हूँ दिमाग पर प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि यार दिमाग है, प्रेशर कुकर थोड़ी ना है ना। क्या, दिमाग है, प्रेशर कुकर थोड़ी ना है कि दिमाग पर वजन ले रहे हो उतना। चिल होके पढ़ो, क्या, चिल होके पढ़ो, मजा आएगा, है ना। इस बात को याद रखेंगे। मेंडल की बात करें तो ग्रेगल मेंडल ने मटर के पौधों पर रिसर्च करी थी। किन के पौधों पर, मटर के पौधों पर रिसर्च करने के बाद बताया था कि भाई बौने प्रकार के पौधे लेंगे और लंबे प्रकार के पौधे लेंगे, तो उनमें से क्रॉस कराने के बाद कौन से पौधे का जन्म होगा, ये सारी क्रॉस करने की। न्यूटन ने क्या दिए थे, कहना न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। फर्स्ट लॉ दिया था, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तीनों लॉ बताने का काम किया किसने, कहना सर वो मुझे पता है, न्यूटन चाचा। क्या, न्यूटन के द्वारा बताया गया था ये लॉ के वगैरह में, ठीक है। और वाटसन क्रिक को मैंने बता दिया बढ़िया तरीके से। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। क्या बात है सर, कितना बढ़िया क्वेश्चन आ गया कि लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो बेटा लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को जल्दी से बता दो क्या कहते हैं, है ना, जल्दी से बताओ। ये एक काम करना, ये वाला जो क्वेश्चन है आप लोगों को मैं होमवर्क के लिए दे दे रहा हूँ। क्या, होमवर्क के लिए दे दे रहा हूँ। ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे बढ़िया तरीके से कि लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। और फिर अगर नहीं आएगा तो कल मैं बताऊंगा पूरा बढ़िया तरीके से, मजा आ जाएगा। क्या, मजा आ जाएगा, फिर मैं बताऊंगा। यार कम से कम इतना तो करना बनता है। क्या, इतना करना तो आपके लिए बनता है, इस बात को याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी होती है। कौन सी होती है सर, कहना सर वातावरण की बात कर रहे हैं ना आप, बिल्कुल। तो वातावरण में पाई जाने वाली गैस यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये तो अलग बात है सर,
कि भाई पता है मुझे 70 या 72%, 71% के समथिंग में क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है, एक अलग बात है। कहाँ पर, वातावरण की बात कर रहे हैं, बात समझ में आ रही है। अच्छा, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ हमें, ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है? ऑक्सीजन का क्या होता है, O2 होता है। हाइड्रोजन क्या होता है, H होता है। हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, H होता है। अगर हम पूछे कि बताओ सबसे हल्की गैस, क्या पूछे हम कि बताओ सबसे हल्की 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 गैस की बात कर रहे हैं बेटा, सबसे हल्की गैस कौन सी है? कहना सर हाइड्रोजन है। क्या है बेटा, हाइड्रोजन है। इस बात को भी याद रखेंगे आप। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की बात कर रहे हैं, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की बात कर रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं बढ़िया तरीके से कि ये बताओ कि जब हम सांस लेते हैं, क्या जब सांस लेते हैं तो कौन सा लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं? कहना सर सांस लेने की बात कर रहे हैं ना, हमने पहली क्लास में पढ़ रखा है, जब हम क्लास 10th में थे तो हमारे सर ने बताया था कि सर सांस लेते समय तो सर हम ऑक्सीजन लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, आप ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। अच्छा, सांस छोड़ते समय कौन सी सांस क्या छोड़ते हैं? कहना सर वो भी बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 छोड़ते हैं। अच्छा, अगर हम आपसे कहें कि पेड़ पौधे जो होते हैं कौन सी लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड? कहना सर ये भी तो पढ़ रखा है हमने, जो पेड़ पौधे होते हैं ना वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। लेकिन यहीं पर मैंने एक प्रश्न को ऐड ऑन कर दिया, मैंने पूछा कि बताओ रात के समय में पेड़ पौधे श्वसन करते समय कौन सी गैस को छोड़ते हैं? तो अब क्या होगा, अब जल्दी बताओ बेटा। तो आपको बता दें रात के समय में क्या, रात के समय में उल्टी क्रिया होने लगती है। उल्टी कैसे होगी, यानी वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन को लेने लगेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने लगेंगे। इस बात को याद रखिएगा। ये क्वेश्चन क्या है, अलग लेवल का क्वेश्चन, क्या एक स्टैंडर्ड ऊपर वाला क्वेश्चन आ गया कि बताओ रात के समय में जो पेड़ पौधे होते हैं वो किस प्रकार सांस लेते हैं। तो आपको बता दें ऑक्सीजन को लेते हैं, रात में ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने का काम करते हैं। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि बताओ अस्थि और दांतों में कौन सा मुख्य रूप से तत्व पाया जाता है। बढ़िया बात है भाई। अगर इससे पहले मैं अगर आपसे प्रश्न पूछूं कि बताओ हमारे शरीर में सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा पाया जाता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ हमारे शरीर में सबसे कठोरतम पदार्थ, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, तो क्या बताओगे? बताओ बेटा कौन सा है। तो बताना कि देखो अगर हम बात करेंगे सबसे कठोरतम पदार्थ की बात करेंगे तो इनामिल। कहाँ पर बेटा, इनामिल ये कहाँ पाया जाता? इनामिल बेटा, ये इनामिल जो है बेटा दांत में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? दांतों में पाया जाता है। हमारे शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ जो है वो इनामिल है। बच्चे पता नहीं क्या क्या लगाते, क्या लगाते। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाए कि बताओ हमारे शरीर में सबसे मजबूत हड्डी क्या, सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, जल्दी से बताओ कौन सी है। बताओ हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? कहना सर हमारे शरीर की जो सबसे मजबूत हड्डी है वो कौन सी है? जबड़े की हड्डी। क्या ये जो जबड़ा दिख रहा है ना, क्या जबड़ा दिख रहा है, ये सबसे मजबूत हड्डी है हमारे पूरे शरीर में। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम आपसे कहें एक बात बताएं, आपने देखा होगा आपके गांव में आसपास में गाय भैंसें होंगी। आपको पता है जो गाय और भैंस होती है उनके ऊपर के जबड़े जो होता है, यानी जबड़ा ऊपर का होता है, एक नीचे का जबड़ा होता है। क्या एक ऊपर का जबड़ा हो, एक नीचे का जबड़ा। तो इन ऊपर के जबड़े में दांत नहीं पाए जाते हैं, केवल नीचे के जबड़े में ही गाय और भैंसों के दांत पाए जाते हैं। इस बात को याद रखिएगा। विश्वास ना हो तो जाके देख लीजिएगा, कोई समस्या ही नहीं है ना। अच्छा इस बात को भी याद रखेंगे आप। तो बताओ अस्थियों में कौन सा तत्व पाया जाता है? ये तो हम सब जानते हैं, कौन नहीं जानता इस जग में, क्या कौन नहीं जाने इस जग में कि संकट मोचन नाम तिहारा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, यानी कैल्शियम पाया जाता है। अच्छा हड्डियों में अकेला कैल्शियम नहीं पाया जाता है, कैल्शियम के साथ फास्फोरस भी पाया जाता है। लेकिन अगर वो कह रहा है मुख्य रूप से, यहाँ पर एक शब्द लिखा है बेटा मुख्य रूप से, यहाँ पे ये शब्द आ गया मुख्य रूप से, इसीलिए हमने कैल्शियम को टिक कर दिया। अगर ये मुख्य रूप से ना लिखा होता तो फिर यहाँ पर एक ऑप्शन और एड ऑन होता, कैल्शियम और फास्फोरस। क्या कैल्शियम और फास्फोरस ऑप्शन रहता और फिर हमें कैल्शियम और फास्फोरस को टिक करना होता। इस बात को याद रखिएगा, वो क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड ऊपर हो जाता। इस बात को भी बढ़िया तरीके से आप लोगों को याद रखना होगा। अड़िए
बढ़ते हैं आगे की ओर। बताइए मनुष्य में रक्त ग्रंथि कौन सी होती है? मनुष्य में रक्त ग्रंथि कौन सी होती है? जल्दी से बता दो। मनुष्य में रक्त ग्रंथि कौन सी होती है? जल्दी से बता दो। कहना हम तो बता देंगे सर, कहीं कोई समस्या नहीं है, बस और बच्चों का आप सोचो। क्या और बच्चों तो सुनो, सोच लेते हैं। अगर हम बात करें यकृत की बात करें, बेटा ये हमारे शरीर का वो अंग है जो सबसे मैजिकल अंग है। क्या मैजिकल अंग कह सकते हैं? आपको पता है अगर जो लीवर, क्या अगर बात करेंगे लीवर कैसा दिखता? ऐसी तो दिखता। ओहो क्या आकृति है इस लीवर की। अगर इसको इतने वाले भाग को, यानी आप समझो इतने भाग को अगर हम काट के अलग भी कर देंगे तो 3 से 4 मंथ में, क्या 3 से 4 महीने में ये दोबारा रिकवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोबारा रिकवर हो जाएगा। इस मैजिकल अंग। आपके मन में कभी विचार आया कि जो छिपकली होती है, छिपकली पर जैसे ही पैर रखते हैं तो उसकी पूंछ अलग हो जाती है, छिपकली अलग हो जाती, क्या फिर उसकी दोबारा पूंछ नहीं आती? कहना सर बिल्कुल आती है। तो क्या ये टेक्नोलॉजी हम अपने ऊपर नहीं हो सकती है? ऐसा कोई टेक्नोलॉजी आ जाए जिसके कारण अगर किसी व्यक्ति का हाथ कटे तो हाथ दोबारा आ जाए। इस पर फिलहाल चीजें रिसर्चें चल रही हैं, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, विज्ञान के क्षेत्र का टॉपिक हो जाएगा, एक अलग बात हो जाएगी वो फिलहाल। लेकिन यहाँ पर आप समझिए। अच्छा तो अगर बात करें रक्त ग्रंथि तो कौन सी होती है? कहना अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो। ये बोन मैरो पाया कहाँ जाता? बड़ी टेंशन वाला विषय होता कि सर ये बोन मैरो कहाँ पाया जाता। क्या ये बोन मैरो कहाँ पाया जाता? ये देखो बेटा हड्डी बने, ये क्या बनाई? एक हड्डी। इस हड्डी को यहाँ से काट दें, क्या एक हड्डी को यहाँ से काट दें तो यहाँ पर कुछ जाली जैसी संरचना देखने को मिलेगी। क्या एक जाली जैसी संरचना देखने को मिलेगी, इसको बोन मैरो। यहीं पर आपको बता दें एक तरीके से बोन मैरो पाया जाता। कहाँ क्या पाया जाता? बोन मैरो पाया जाता है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है। अच्छा पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में समझाऊंगा मैं। पीयूष ग्रंथि क्या होती? पीयूष ग्रंथि कहें, पिट्यूटरी ग्रंथि कहें, मास्टर ग्रंथि कहें, सबका नाम एक ही है ना। इस बात को भी आप याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताइए निम्न में से कौन सा जंतु श्वसन के लिए गलफड़ों का उपयोग? क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा एक बात बताओ कि जो मछलियां होती हैं वो कौन सी गैस लेती हैं? कहना सर ऑक्सीजन लेती हैं। ऐसा करेक्ट बात है, ऑक्सीजन तो लेती है। अगर वो ऑक्सीजन लेती है, नहीं पानी में रहती हैं और पानी से ऑक्सीजन लेती हैं, तो यार हम भी तो ऑक्सीजन लेते हैं, फिर हम पानी में सांस क्यों नहीं ले पाते हैं? बड़ा सोचने का विषय है। अगर मछलियां ऑक्सीजन लेती हैं तो पानी में वो कैसे ले पाती हैं, और हम भी ऑक्सीजन लेते हैं तो हम पानी में सांस क्यों नहीं ले पाते हैं? अगर मछलियां पानी से बाहर निकालने पर क्यों मर जाती हैं, क्यों वो ऑक्सीजन को नहीं ले पाती हैं? तो समझो बेटा, आपको बता दें कि हमारे शरीर में स्पेस यानी जगह है। जगह क्या की है? देखो हमारे शरीर में फेफड़े पाए जाते हैं। इस वायुमंडल से सभी गैसों में से ऑक्सीजन को छानने की क्षमता इनमें है। क्या ऑक्सीजन को छानने की क्षमता इसमें है? इस बात को आप याद रखेंगे। क्या इस बात को आप याद रखेंगे, है ना। इसके अलावा आप याद रखेंगे इस चीज को कि देखो हमारे अंदर क्षमता क्या है इस वायुमंडल से, इस वायुमंडल से ऑक्सीजन को खींचने की, है ना। हमारे फेफड़ों का काम क्या है? इस वायुमंडल से ऑक्सीजन को खींच लेंगे, यानी छान लेंगे और छान कर हमें पहुंचा देंगे। क्या छान कर पहुंचा देंगे। एक तरीके से फेफड़े नहीं छन्नी है। क्या फेफड़े नहीं छन्नी है। इसके अलावा जो गलफड़े होते हैं, यानी जो मछलियां होती हैं उनमें गलफड़े पाए जाते हैं। तो गलफड़े क्या करते हैं? पानी में से ऑक्सीजन को छानने का काम करते हैं, जिससे वो बढ़िया तरीके से सांस ले पाते हैं। और हम क्यों नहीं ले पाते पानी में सांस? कि ना सर हमारे पास गलफड़े नहीं होते। हमारे फेफड़ों की क्षमता केवल वायुमंडल में से वायु को छानकर ऑक्सीजन को छानने की क्षमता है, ना कि जल में से ऑक्सीजन को छानने की क्षमता है। क्या जल में ऑक्सीजन होता है? कहना सर बिल्कुल ऑक्सीजन होता है। इसीलिए जल का फॉर्मूला क्या होता है? कहना सर H2O होता है। इस बात को याद रखेंगे। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जंतु श्वसन और गलफड़ों का उपयोग करते हैं? कहना सर मछली इज अ करेक्ट आंसर। क्या मछली इज अ करेक्ट आंसर? इस बात को याद रखिएगा। अच्छा मेढक की बात करेंगे। मेढक को समझो बेटा। देखो मेढक की बात करें तो मेढक आपको बता दें 3 तरीके से, यानी आपको बता दें वो त्वचा से सांस लेता है। मेढक त्वचा से भी सांस ले सकता है, इसके अलावा वो पानी के अंदर भी सांस ले सकता है, इसके अलावा वो बाहर तो सांस ले ही सकता है। इस बात को भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि बताइए रक्त कणिका की बात कर रहे हैं आरबीसी में। मानव शरीर में लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? ये क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने। बता देंगे? क्या बता देंगे? कहीं कोई समस्या नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा सुनो, एक बात सुनो,
रक्त कणिका और आरबीसी की रक्त की बात करें, किसकी बात करें, रक्त की बात करें, तो रक्त बेटा दो प्रकार का होता, कितने प्रकार का होता, दो। रक्त के दो भाग होते हैं, पहला एक होता है प्लाज्मा, क्या होता है बेटा, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है आपका रुधिराणु, क्या होगा, एक होगा आपका रुधिराणु, इस बात को भी याद रखेंगे। अच्छा, प्लाज्मा की तो बात ठीक है बेटा, रुधिराणु भी तीन प्रकार का होता, रुधिराणु कितने प्रकार का होता, तीन प्रकार का, एक होता आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और दूसरा प्लेटलेट, इस बात को याद रखिए। आरबीसी का जीवन काल की बात करेंगे तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता, कितने दिन का होता है आरबीसी का जीवन काल, कहना सर 120 दिन का होता है, इस बात को भी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स, यानी आप कह सकते हैं लाल रुधिर कणिका, क्या बोलेंगे, लाल रुधिर कणिका, लाल रुधिर कणिका के नाम से इसको जाना जाता है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, कहना श्वेत रक्त कणिका, क्या बोलेंगे, श्वेत रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका के नाम से इसको जाना जाता है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। आरबीसी में क्या पाया जाता है, क्या ना सर, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, क्या पाया जाता, हीमोग्लोबिन पाया जाता है ना, इस बात को भी आप याद रखेंगे। ये क्या लिखा था, प्लाज्मा है ना, याद रखिएगा। तो आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता, कहना सर 120 दिन का होता, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। बड़ी महत्वपूर्ण चीजें आपके साथ साझा कर रहा हूं, क्या बड़ी महत्वपूर्ण चीजें आपके साथ साझा कर रहा हूं। अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न क्या कहता है कि बताओ रक्त का पीएच मान कितना होता है, रक्त का पीएच मान, कहना सर रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है, इज द करेक्ट आंसर। अगर पीएच मान की बात करूं तो पीएच स्केल जो होता है वो कहां से कहां तक होता है, कहना सर पीएच स्केल की बात करेंगे तो वो होता है, आपको बता दें 0 से 14 के बीच में होता है। बीच में कितना होता है, कहना सर बीच में 7 होता है। इसको क्या बोलते हैं, उदासीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, उदासीन बोला जाता है, इसको भी याद रखेंगे। अगर बात करेंगे यहां से यहां तक, ये क्या होगा, अम्लीय होगा, क्या होगा, अम्लीय होगा। और 7 के बाद से यहां तक क्या होगा, क्षारीय होगा, क्या होगा, क्षारीय होगा, इस बात को भी याद रखेंगे। इसके अलावा क्या, इसके अलावा भी तो समझो यार, क्या अगर रक्त की बात करेंगे, रक्त का पीएच मान अगर 7.4 होता तो कैसा होगा, अम्लीय या क्षारीय, कहना सर ये क्षारीय होगा, कैसा होगा, क्षारीय होगा, इस बात को भी आप याद रखेंगे। नहीं, रक्त कैसा होता है, क्षारीय होता है, 7.4 इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न, चलिए भैया ये था लास्ट प्रश्न। आशा करते हैं चीज़ें बहुत बेहतरीन लगी होंगी, जानदार शानदार लगी होंगी और मज़ा भी आया होगा, क्या मज़ा भी आया होगा। मैं बार बार कहता हूँ कंटेंट वो पढ़ो बेटा जिससे सिलेक्शन हो, है ना, फालतू की चकड़ पकड़ में मत पढ़ो, फालतू का चक्कर नहीं, ये भी अरे यार ऐसे। मैं बार बार कहता हूँ जो एक नौका में सवार करता है वो अक्सर पार लग जाता है, और जो सोचता है कि नहीं मैं इसको भी और इसको भी, दोनों नौका में एक पैर, अच्छा एक बात, एक नाव दो नाव है, एक पैर इस नाव में रखो, एक पैर इस नाव में रखो, तो भाई कैसे आप पार लग जाओगे, हमें तो एक बात बताओ। तो भैया एक नाव में चलोगे तो पार लग जाओगे। बढ़िया तरीके से पढ़ो, कंटेंट को एकदार बिल्कुल जानदार शानदार से पढ़ो, रेगुलरिटी मेंटेन रखो, फिर देखना बेटा मज़ा आ जाएगा, है ना। कंटेंट तो मैं वो पढ़ा दूंगा जैसे सिलेक्शन की सॉर्टी हो जाएगी, आपको लगेगा कि सर आपके अंदर आत्मविश्वास जागृत हो जाएगा, क्या आत्मविश्वास जागृत हो जाएगा और आप कहोगे नहीं सर अब तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्या सिलेक्शन हो ही जाएगा। चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। चीज़ें बढ़िया लगी, जानदार शानदार लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।